Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 2, and today's topic is circular flow of income. Actually, it is the last video of this chapter. Let's go on the topic. It is your topic, circular flow of income. In every economy, three activities never stop. नहीं, सभी इकोनॉमी में तीन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कभी रुकती नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा पार्ट होता है जो कभी रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप काम करते रहता है। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिल की। जो हमारा हार्ट है, दिल है, वो नॉन स्टॉप धड़कते रहता है। अगर उस धड़कना बंद किया तो क्या होगा? बिना पासपोर्ट और वीज़ा के हम लोग का फ़्लाइट हो जाएगा। वैसे ही ये तीन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। अगर ये बंद हुई तो इकनॉमी बंद हो जाएगी, मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज़ हैं? तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना। दूसरा है जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट करना इन द टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, यानी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट या सैलरी के रूप में जो इनकम का जनरेशन होता है। और तीसरा एक्सपेंडिचर, इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर होगा ही, जाहिर सी बात है, इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो तरह का होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी जो एक्सपेंडिचर हम लोग अपने भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च करते हैं। ठीक है, यानी जैसे ग्रॉसरी आइटम्स पे, फूडिंग वगैरह पे, क्लॉथ्स वगैरह पे, तो ये सब हमारे भोग की वस्तुएं हैं, कमोडिटीज़ हैं। तो इस पे जो हम खर्च करेंगे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो मशीनरी वगैरह कोई खरीदता है, जैसे फार्मर्स वगैरह होते हैं तो वो मशीनरी वगैरह खरीदते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह में मशीनरी खरीद के गया प्रोडक्शन के यूज़ में, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, वो एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। क्लियर? इनफैक्ट दिस एक्टिविटीज़ आर द लाइफलाइन ऑफ एन इकनॉमी, यानी वास्तव में ये जो तीन एक्टिविटीज़ होती है वो किसी भी इकनॉमी की लाइफलाइन कहलाती है। बिना इसके इकनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस एक्टिविटीज़। अभी जो मैंने बताया वही बोल यहाँ पे लिख भी रहा है, यानी बिना इन तीनों एक्टिविटीज़ के कोई भी इकनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब देख लो, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, लेकिन अभी के डेट में कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण ये तीनों एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। सोच लो किसी भी कंट्री का क्या कंडीशन हुआ होगा आज के सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में सोच सकते हो लोग। कोरोना वायरस के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में ये तीनों एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। प्रोडक्शन तो कम्प्लीटली रुका हुआ है क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद है, और बहुत सारी जगह प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम भी रुका हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं मिल भी रहा है, कहीं कहीं रुका हुआ है। और एक्सपेंडिचर में भी भारी गिरावट आई है, कमी आई है, क्योंकि लोग केवल अपने जो भी इम्पॉर्टेंट है उसी पे एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे फूडिंग आइटम्स पे, ठीक है, उसी पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट देयर एंड। यानी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इन एक्टिविटीज़ का बिगिनिंग कब होता है, यानी शुरुआत कब होती है, और इसका एंड कब होता है। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, बताना काफ़ी मुश्किल है। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल्स। प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो फ्लो वेरिएबल्स के हैं, यानी हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दिस हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट बिगिनिंग और एन एंड। यानी ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एक तरह से सर्कुलर वे में चलते रहते हैं। ठीक है, सर्कुलर वे यानी जिसमें ना ही एंड का पता होता है ना ही बिगिनिंग का। सर्कल देखे लोग ना, कहीं ज्वाइंट नहीं रहता, उसी तरह से ये तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं, ना एंड होता है ना बिगनिंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलेटरी ऑफ द फ्लोज of production income and expenditure in the economy, in any economy. In fact, production income and expenditure are the three phase of a circular flow in the economy. यानी ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये तीनों जो है तीन फेज़ होते हैं किसी भी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के। ठीक है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी तीन फेज़ में होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यही तीन इसके फेज़ हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है आगे। चलो देखो, थ्री फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो,
फिगर 4 shows द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी। फिगर 4 चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा आपका फिगर 4। देखो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो के तहत दिया है, ठीक है। ये हुआ आपका प्रोडक्शन, यहाँ पे इनकम जनरेशन और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, और वहाँ जो काम करने वाले हैं वर्कर्स उनको सैलरी वगैरह मिलेगी, प्रॉफिट भी होगा। तो इनकम जनरेट होगा तो फिर एक्सपेंडिचर होगा, तो फिर यहाँ पे डिमांड वगैरह बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा ही, ठीक है। यही तीनों सर्कुलर फ्लो का। तो आगे देखो अब नीचे क्या तीनों के बारे में डिटेलिंग किया है, क्या क्या बता रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन ऑफ इनकम। यानी जब प्रोडक्शन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे इनकम जनरेट होगा। कैसे? यानी जब प्रोडक्शन का काम होगा, मान लो यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको क्या मिलेगा, इसके बदले सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन काम चल रहा है तो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद के आ गए, उसका भी पेमेंट वगैरह होगा ही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर। अब जब इनकम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर होगा ही, क्योंकि पैसा आता है तो जाने का भी रास्ता उसका उसी टाइम बनने लगता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है बाय जनरेटिंग डिमांड एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन। अब जब पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है लोग खर्च करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी कोई भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा, क्योंकि सबको देना है, सेल करना है, तो वस्तुएं रहेंगी तब तो सेल करेंगे, ठीक है। तो फिर से प्रोडक्शन होगा। यानी ये तीनों कॉन्सिक्वेंटली चलते रहेंगी, ठीक है, एक ही प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे फिगर ऊपर दिया हुआ है, सर्कुलर वे में तीनों चलते रहेंगे। अगेन देयर इज़ जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। यानी फिर प्रोडक्शन के बाद इनकम जनरेट होगा, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर होगा। कंटिन्यूअसली तीनों एक ही वे में चलते रहेंगे। लास्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म अ सर्कुलेटरी विथ नो बिगिनिंग और एंड। यानी जो फ्लो है प्रोडक्शन का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का सर्कुलेटरी वे में, ठीक है, सर्कुलेटरी वे में बिना शुरुआत के और ना ही एंड के, ठीक है। यानी ये सर्कुलर वे में चलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसमें स्टार्टिंग नहीं होता है ना ही एंड होता है, ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करते रहता है तीनों, पहले प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, कंटिन्यूअसली ये चलते रहेगा। इसीलिए यही कारण है कि इसको सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है, फेज ऑफ प्रोडक्शन। तो फेज ऑफ प्रोडक्शन बता ही दिए, 3 होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन। अब जो प्रोडक्शन होता है वो रेफर करता है वैल्यू एडिशन को। वैल्यू एडिशन क्या होता है, व्हेन वुड वर्थ ₹5,000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर वर्थ ₹10,000। यानी अगर कोई लकड़ी है उसको, उसका मतलब वैल्यू है 5,000 का, और उसको कन्वर्ट करके चेयर बना दिया जा रहा है, ठीक है। और चेयर बनाने के बाद उसका जो वैल्यू हो जाता है, वर्थ हो जाता है, वो 10,000 रुपीज़ का हो जाता है, ठीक है। पहले था 5,000 का, जो वुड था, वुड हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल, और जो ये कन्वर्ट होके चेयर बन जा रहा है, यानी फाइनल गुड बन के तैयार हो रहा है, वो 10,000 का हो जा रहा है। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 10,000 माइनस 5,000 कितना हुआ, 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना रेट। तो जो ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वही तुम्हारा वैल्यू एडिशन कहलाएगा, ठीक है। यानी जो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे 5,000 इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो 5,000 इंक्रीज़ हो रहा है यही तुम्हारा वैल्यू एडिशन है। क्लियर, वैल्यू एडिशन, दिस इज़ व्हाट प्रोडक्शन मीन्स। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और ऐसा क्यों किया जाता है, उसका रेट क्यों इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि अगर जितने का रॉ मटेरियल्स लाए हैं और फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद, फाइनल गुड्स तैयार करने के बाद जितना उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं प्राइस, तो ये जो इंक्लूड हुआ है इसी में से इनकम जनरेट होगा। यही 5,000 में से सबको देना है, चाहे वो वेजेस दे, सैलरी दे, रॉ मटेरियल्स का खर्च हो, ठीक है, रेंट देना हो, या फिर लैंड का रेंट देना हो, कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा इसी में से वो निकलेगा। इसीलिए वैल्यू एडिशन ऐड किया जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैज़ परचेज
परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड हु आर द ऑनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स। यानी जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या करते हैं, हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को वो हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं। तो परचेज करने में तो पैसा लगेगा ही। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विथ द नॉन फैक्टर इनपुट्स। और जो ये फैक्टर इनपुट्स हैं, यही फैक्टर इनपुट्स हैं ये वाले, ठीक है। इनके साथ साथ नॉन फैक्टर इनपुट्स का भी यूज़ किया जाता है। अब नॉन फैक्टर यूनिट्स क्या हो गए, नॉन फैक्टर यूनिट्स हमारा रॉ मटेरियल्स हो गया। जो रॉ मटेरियल्स होगा वो नॉन फैक्टर यूनिट्स है, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन दोनों मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, यानी फैक्टर यूनिट्स का भी नॉन फैक्टर यूनिट्स का भी। आगे देखो क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। और गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है, ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। देयर इज़ नो एंड टू ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का कोई भी एंड नहीं है, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, हमेशा समय के साथ बढ़ते जाती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जब ह्यूमन वांट्स ख़त्म ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी ख़त्म नहीं होगा, वो भी नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। समझ में आया। और जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये कहाँ से हायर करते हैं प्रोडक्शन वाले, ये हाउस होल्ड वालों से ही हायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, हाउस होल्ड से ये लोग हायर करते हैं या फिर परचेस करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। क्लियर। तो इसके बाद आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इनकम जनरेशन के बारे में दिया है, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट्स। यानी जो हाउस होल्ड वाले हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था हाउस होल्ड वाले क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज के तहत हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो कोई फ्री में तो देगा नहीं, कोई भी अपना ज़मीन दे रहा है तो फ्री में थोड़ी ना देगा, उसके बदले पैसे लेगा ही। तो उसी का यहाँ पे दिया है इनकम जनरेशन, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड वाले हैं उनको फैक्टर पेमेंट्स मिलता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ से रेंट मिलता है लैंड के लिए, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, वेजेस या सैलरी मिलता है लेबर्स को यानी वर्कर्स को, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप को। आया समझ में इनकम जनरेशन का। अब देखो आगे, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो दीज आर द फैक्टर इनकम्स। ये जो है ये फैक्टर इनकम्स है हाउस होल्ड के लिए, और वही चीज़ प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है, और हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम्स है। Thus, in phase 2 of circular flow, there is generation of income or distribution of income as a consequence of production of goods and services in phase 1. Now, value addition is converted into factor income. यानी जो अभी मैंने बताया था वैल्यू एडिशन के बारे में, जो कन्वर्ट करने के बाद फाइनल गुड बनाया जाता है तो उसमें जो रेट ऐड होता है, ठीक है, जो वैल्यू ऐड होती है प्राइस, वही फैक्टर इनकम कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर डिपोजिशन, ठीक है। अब इनकम होने लगा तो जाहिर सी बात है खर्च तो होगा ही, क्योंकि इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर चलता है। तो वेयर डज द इनकम गो। अब इनकम कहाँ जाता है, इट इज़ स्पेंड और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो इनकम होता है वो कहाँ जाता है, वो खर्च होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है। When household buy the final goods, there is consumption expenditure। और जब ये हाउस होल्ड वाले फाइनल गुड्स को परचेस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, यानी वो कंज्यूम करने के लिए उस पर खर्च करते हैं, ठीक है। When producers buy the final goods, वही चीज़ अगर प्रोड्यूसर बाई कर रहा है फाइनल गुड्स को तो वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी वो किसी मशीनरी वगैरह पे खर्च करेगा जिसका वो यूज़ करेगा प्रोडक्शन वगैरह में या फार्मिंग में, ठीक है। Thus, in phase 3, there is disposition or expenditure of income as a consequence of the generation of income in phase 2। क्लियर हुआ। यानी एक्सपेंडिचर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसपे मतलब जो खर्च हम अपने ग्रोसरी फूडिंग वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन करने के लिए,
और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी वैसे जैसे मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, यानी जो फार्मिंग या फिर प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ हो उस पर अगर हम खर्च करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वो कौन खर्च करता है? प्रोड्यूसर। और कंजम्पशन पे कौन करता है? हाउस होल्ड वाले। ये बात क्लियर हुई? आगे देखो, द स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर। जो स्टोरी है इनकम एक्सपेंडिचर का वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो जनरेट करता है डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में। दिस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द जनरेशन ऑफ इनकम। थस देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन of goods and services, generation of income and disposition of income. Each flow keeps chasing the other flow, which is why it is called circular flow. यानी ये भी साथ साथ चलते रहता है। जब इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगा, फिर एक्सपेंडिचर, यानी ये सर्कुलर वे में फ्लो करते रहता है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। कंसिडरिंग द थ्री फेजेस टुगेदर वी फाइंड दैट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी ये जो तीनों फेज को हम देख रहे थे एक साथ, तो उससे हमको लगता है मतलब आगे जो है वो दो ही सेक्टर इकोनॉमी है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन है, इनकम जनरेटेड है और एक्सपेंडिचर है। जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा ही, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन और इनकम एक्सपेंडिचर ये दो ही सेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? हाउस होल्ड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी ट्रिपल आइडेंटिटी जो है प्रोडक्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज इलस्ट्रेटेड थ्रू अ टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल एज इन फिगर 5। ठीक है, यानी फिगर 5 में जो शो किया है उस किस चीज़ के तहत शो किया? टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल के तहत। तो देखो टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या है? जहाँ पे केवल प्रोड्यूसर्स हैं और हाउस होल्ड हैं। प्रोड्यूसर में प्रोडक्शन का काम होगा, ठीक है, और हाउस होल्ड से जो भी इनकम आएगा एक्सपेंडिचर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी लैंड वेजेस वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप सबका सर्विसेज ये यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, जिसको ये देंगे किसको? हाउस होल्ड को। फिर ये यूज़ करेंगे तो इस पर खर्च करेंगे, पैसा देंगे, इनको पे करेंगे। ठीक है, पे करने के बाद इनके पास जो पैसा आएगा वही पैसा ये वेजेस सैलरी के रूप में क्या करेंगे? हाउस होल्ड वालों को देंगे। ठीक है, सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, लैंड लेबर रेंट के रूप में। तो इसीलिए इसको टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल बोला गया है। आया समझ में? अब देखो यहाँ साइड में डिड यू नोट में दिया है छोटा सा पॉइंट दो, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज द वन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सेंटेंस में समझ लो, ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे केवल डोमेस्टिक ही इकोनॉमी होता है। ठीक है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं होता है, यानी आयात निर्यात नहीं होता है दूसरे जगह पे, दूसरे देशों के लिए। ठीक है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ओपन इकोनॉमी जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन वहाँ के लिए तो होता ही है, साथ में वहाँ से प्रोडक्शन बाहर भी भेजा जाता है, दूसरे कंट्रीज़ को भी सप्लाई होता है। ठीक है, और वहाँ दूसरे कंट्री से मंगाया भी जाता है, तो वो ओपन इकोनॉमी कहलाती है। और क्लोज्ड इकोनॉमी जहाँ पे बाहर से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, जो भी प्रोडक्शन वगैरह काम होता है सब वहीं पे होता है, ना ही भेजा जाता है ना ही मंगाया जाता है। क्लियर? इसके बाद है तुम्हारा एजम्पशन ऑफ द मॉडल, जो ये टू सेक्टर फ्लो मॉडल है उसी के एजम्पशन के बारे में यहाँ पे दिया है, क्या क्या ये एज्यूम किए हैं। तो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। यानी टू सेक्टर में केवल दो ही सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, एक हाउस होल्ड होता है, दूसरा प्रोड्यूसर होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम सो दैट देयर आर नो सेविंग्स। जो हाउस होल्ड वाले होते हैं वो अपने इंटायर इनकम को एक्सपेंड कर देते, खर्च कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे सेविंग नहीं होता है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स नहीं होता है। चौथा पॉइंट है देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी गवर्नमेंट नहीं होती है। इसके बाद देर ऑब्जर्वेशन क्या इससे ऑब्जर्व होता है टू सेक्टर फ्लो मॉडल से। तो टू सेक्टर फ्लो मॉडल से पहला ऑब्जर्वेशन है फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म्स इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स। यानी जो फैक्टर पेमेंट्स होता है फर्म का वो इक्वल होता है वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म पे, वैल्यू एडिशन बाई फर्म। जैसे मैंने बताया था इसके पहले, मान लो वुड है 5000 का, ठीक है, इसको वुड को कन्वर्ट करके चेयर बनाया गया जिसका
रेट रखा गया 10,000, तो कितना एक्स्ट्रा रखा गया, 5,000 एक्स्ट्रा रखा गया। ये 5,000 क्या है, यही 5,000 वैल्यू एडिशन है। तो यही जो वैल्यू एडिशन है यही फैक्टर पेमेंट्स भी होगा फर्म के लिए, क्योंकि इसी में से पेमेंट करेगा जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ किया उसका, फिर से जो वर्कर्स काम किए उनको पैसा देगा, जो रेंट वगैरह होगा फर्म ये सब 5,000 में से ही वो खर्च करेगा, ठीक है। और यही फर्म्स का वैल्यू एडिशन भी है, इसलिए दोनों इक्वल होता है। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज है किसी फर्म के द्वारा, वो इक्वल होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो इक्वल होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। थस ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए जो टोटल इनकम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंडिचर में गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, वैल्यू एडिशन इक्वल इनकम जनरेटेड इक्वल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी वैल्यू एडिशन होता है तो इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है तो एक्सपेंडिचर होता है, यानी तीनों ये कंटिन्यूटी बने रहती है, ठीक है। एक दूसरे को जनरेट करता है, दूसरे तीसरे को जनरेट करता है, फिर ये सर्कुलर फ्लो में होते रहता है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, यानी सर्कुलर फ्लो मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को के एस्टिमेशन में। तो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसका इंपॉर्टेंस है। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स, यानी टोटल फैक्टर इनकम्स का जो सम होता है वही नेशनल इनकम कहलाता है। फैक्टर इनकम यानी रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सब जो इनकम होगा वो सबका जो सम होगा वो नेशनल इनकम कहलाएगा। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। ये चारों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो उसी का जो नॉलेज होता है, जानकारी होती है, वो सर्कुलर फ्लो से ही हमें मिलती है। सर्कुलर फ्लो के तहत ही हमें पता चलता है उनके बीच का जो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, जो एक दूसरे पे वो डिपेंड रहते हैं। वी लर्न हाउ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस वर्सा, तो हम लोग को पता चलता है कंज्यूमर्स के बारे में जो कि कैसे डिपेंड हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। देखो नोट में क्या कह रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नोट्स अगर बनाना हो तो यहाँ पे आपको दिया है पावर पॉइंट्स में, ये आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।